Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। नेक्स्ट टॉपिक अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में तो डिजी फ्रेमवर्क, द यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया साइन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, डिजी फ्रेमवर्क, टू एडवांस कोऑपरेशन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप विद इंडिया। तो डिजी फ्रेमवर्क आया है। डिजी फ्रेमवर्क की बात करें टू एनहांस कोलैबोरेशन विद द इंडियन प्राइवेट सेक्टर एंड सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो द फ्रेमवर्क विल सपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इंक्लूडिंग 5G एंड ओपन RAN, सबमरीन केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, डाटा सेंटर्स एक्सेट्रा। अब इंडियाज ग्लोबल DPI इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो इंडिया USA पार्टनरशिप जो फोकसेस ऑन रिस्पॉन्सिबल डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज इन एशिया एंड अफ्रीका। फिर G20 फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स फॉर ग्लोबल DPI डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट, एंड वर्चुअल रिपोजिटरी जो होस्ट करता है ग्लोबल DPI टूल्स को और रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिजी फ्रेमवर्क, इंडिया USA जापान और साउथ कोरिया का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रिटी। India has signed the final act of Riyadh Design Law Treaty, reaffirming its commitment to fostering inclusive growth and strengthening its intellectual property ecosystem. तो रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रिटी किससे रिलेटेड है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आफ्टर नियरली 2 decades of negotiations, member states of World Intellectual Property Organization, तो कौन से? WIPO, adopted the landmark DLT, Design Law Treaty. Design is a category of intellectual property consisting of a product's ornamental aspect. अब वीपो की बात करते तो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी है एस्टैब्लिश्ड इन 1967 टू प्रमोट IP राइट्स ग्लोबली। मेंबर्स हैं 193 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो दिस वाज अबाउट वीपो। नेक्स्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ब्राज़ील हैज डिसाइडेड अगेंस्ट ज्वाइनिंग मतलब इट विल नॉट ज्वाइन। चाइनाज BRI बिकमिंग द सेकेंड ब्रिक्स नेशन आफ्टर इंडिया, नॉट मतलब ब्रिक्स में से सेकेंड नेशन, ब्राज़ील और इंडिया दोनों ने BRI को ज्वाइन नहीं किया है। प्रीवियसली कंट्रीज लाइक इटली एंड फिलीपींस हैव आल्सो अनाउंस्ड देयर विड्रॉल फ्रॉम BRI। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं तो 2013 में लॉन्च हुआ था वन बेल्ट वन रोड। BRI एम्स टू कनेक्ट एशिया विद अफ्रीका एंड यूरोप थ्रू लैंड एंड मेरीटाइम नेटवर्क्स। इसके 2 कंपोनेंट है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मेरीटाइम सिल्क रोड। तो सिल्क रोड में इकोनॉमिक बेल्ट में क्या है? अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल पैसेज लिंकिंग चाइना टू यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। और मेरीटाइम सिल्क रूट में सी रूट कनेक्टिंग चाइना टू साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप। अब पढ़ते हैं हम BRI कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। तो नेपाल और चाइना ने साइन किया है BRI कोऑपरेशन फ्रेमवर्क इज एक्सपेक्टेड टू पेव द वे इम्प्लीमेंटिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन नेपाल विच ज्वाइंट BRI इन 2017। तो BRI कोऑपरेशन एग्री फ्रेमवर्क है नेपाल और चाइना के बीच में। Also, both the countries have committed to developing trans-Himalayan connectivity network and improving infrastructure in roads, railways, aviation and power grids. Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka are also part of BRI. ठीक है, तो ये हुआ BRI के बारे में। फिर Crossroads of Peace Initiative. During a recent trilateral consultation between India, Iran and Armenia, किसके बीच में? India, Iran और Armenia, the Armenian side briefed on the connectivity initiative Crossroads of Peace. तो इंडिया, ईरान और आर्मेनिया। क्रॉसरोड्स ऑफ पीस इनिशिएटिव क्या है? इट इज़ एन एम्बिशियस रीजनल ट्रांसपोर्ट प्रपोजल एम्ड एट कनेक्टिंग आर्मेनिया विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज टर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया। की ऑब्जेक्टिव क्या है? बस में ये ध्यान रख लेना, क्रॉसरोड ऑफ पीस इनिशिएटिव इंडिया, ईरान और आर्मेनिया के बीच में है, इंटरलिंकेजेस के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है सीक्स टू रिवाइटलाइज एंड डेवलप क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पाइपलाइन, केबल एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स
to facilitate the flow of goods, energy, and people across these nations. It aims to connect the Caspian Sea to the Mediterranean Sea and the Persian Gulf to the Black Sea through easier and more efficient transport links. तो ये हुआ क्रॉसरोड ऑफ पीस इनिशिएटिव. नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन. Inauguration of first trilateral power transaction from Nepal to Bangladesh through the Indian grid took place. तो trilateral power transaction हुआ. About the agreement, तो ये tripartite power sales agreement है between NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड. तो ये ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन है किसके किसके बीच में? नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया. ठीक है. एम क्या है? टू फैसिलिटेट पावर ट्रांजेक्शन फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन ग्रिड. मतलब नेपाल है, यहाँ इंडिया है, ये नेपाल है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है. तो नेपाल से इंडिया जाना है, तो नेपाल से बांग्लादेश जाना है तो वाया इंडिया. ठीक है. विद एन एक्सपोर्ट ऑफ अप टू 40 मेगावाट ऑफ पावर. नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम CAS-CAIS डिक्लेरेशन. द 10th ग्लोबल फोरम ऑफ यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन UNAOC adopted the Cascais डिक्लेरेशन इन पोर्टुगल. तो एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किए हैं. अब यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. ये 2005 में बना था टू सर्व एज सॉफ्ट पावर पॉलिटिकल टूल ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल फॉर कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. किन चीज़ों के लिए? कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए. की हाईलाइट्स क्या है? टू प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ टॉलरेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन कल्चर्स. रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल टू प्रमोट इंटरकल्चरल एंड इंटर डायलॉग. एग्जाम्पल है इसके कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच एक्सेट्रा. It acknowledged the central role of inclusive polity and transformative education in promoting dialogue, peace and human rights. ठीक है. तो ये हुआ कास्काइज डिक्लेरेशन के बारे में. फिर फेवा डायलॉग, PHEWA. Recently Nepal and China launched the फेवा डायलॉग सीरीज. PHEWA फेवा डायलॉग सीरीज. It derived its name from the famous फेवा lake situated in the पोखरा valley of Nepal. तो नेपाल और चाइना का एग्रीमेंट है. This will be Nepal's first official think tank forum dedicated to South Asia regional economic integration. तो फेवा is associated with Nepal and China. फिर आते हैं हम CARICOM. Second India CARICOM summit concluded in Guyana where India proposed 7 key pillars to strengthen ties between India and Caribbean community. तो CARICOM nations कौन से? Caribbean community वाले हैं. CARICOM क्या बोलेंगे? It is a regional organization to promote economic integration and cooperation in the Caribbean Sea. तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए है. स्टैब्लिश किया गया था 1973 में. सेक्रेटेरिएट है जॉर्ज टाउन गुयाना में. ये ऑब्जर्वर स्टेटस है इसको UNGA में 1991 से. और मेंबर्स हैं इसमें 20 कंट्रीज है, ऑफ विच 15 आर मेंबर स्टेट्स एंड 5 आर एसोसिएटेड स्टेट्स. द फर्स्ट एवर इंडिया CARICOM समिट वॉज हेल्ड इन 2019. ठीक है. तो ये हुआ CARICOM नेशंस के बारे में. फिर आते हैं हम इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी. तो इसमें पढ़ना है हमको इंटरपोल के बारे में. तो इंटरपोल इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर नोटिस. तो क्या आया है अभी? सिल्वर नोटिस. अपन जनरली ब्लू कॉर्नर नोटिस, ब्लू नोटिस ये सब पढ़ते हैं ना. तो अभी है सिल्वर नोटिस. एज अ पार्ट ऑफ अ पायलट फेज इन्वॉल्विंग 52 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बाय टारगेटिंग क्रिमिनल एसेट्स. तो इंडिया के ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए सिल्वर नोटिस लाया है इंटरपोल ने. सिल्वर नोटिस में क्या है? फैसिलिटेट्स लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉन्डर्ड एसेट्स लाइक प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड बिजनेसेस. ठीक है. लोकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स और बिजनेसेस. स्कोप क्या है? टारगेट्स एसेट्स लिंक टू क्राइम सच एज फ्रॉड, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड एनवायरमेंटल क्राइम. ये सब चीज़ों की टारगेटिंग होती है. फिर इसमें आ जाते हैं हम इंटरपोल के बारे में. तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है. बेसिकली इसमें ना इंटरपोल के बारे में पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि सिल्वर नोटिस क्या चीज़ से रिलेटेड है. तो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बंद करने के लिए सिल्वर नोटिस लाता है कौन? इंटरपोल. इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. ये 1923 में बना था. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. 196 कंट्रीज हैं इसमें. फैसिलिटेट्स ग्लोबल कोऑपरेशन अमंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू कॉम्बैट इंटरनेशनल क्राइम. अब अदर की इन्फॉर्मेशन में क्या है? इंटरपोल फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन अमंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बट कैन नॉट अरेस्ट और कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली. तो अकेले इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर सकता. अब अबाउट इंटरपोल नोटिस, तो 8 टाइप के नोटिस हैं, प्लस इंटरपोल UNSC स्पेशल नोटिस भी है एक.
नेक्स्ट है अ रेड नोटिस. रेड नोटिस इज नॉट एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट बट रिक्वेस्ट प्रोविजनल अरेस्ट फॉर पोटेंशियल एक्सट्राडिशन. तो रेड नोटिस इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं है बट प्रोविजनल अरेस्ट है कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है उसके लिए. ठीक है, फिर हम पहले ना बॉक्स में इंटरपोल के नोटिस के बारे में देख लेते हैं. तो एक रेड नोटिस है वांटेड पर्सन के लिए, ग्रीन नोटिस है वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस के लिए, येलो नोटिस है मिसिंग पर्सन के लिए, ऑरेंज नोटिस है एमिनेंट थ्रेट, ब्लू नोटिस है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, पर्पल नोटिस है मोडस ऑपरेंडी के लिए, फिर ब्लैक नोटिस है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए, फिर इंटरपोल यूएनएससी स्पेशल नोटिस है ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू यूएनएससी सैंक्शंस, उनके लिए है. ठीक है, फिर अदर की फैक्ट्स में आ जाओ. इंडिया ज्वाइंड इंटरपोल इन 1949. सीबीआई इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया फॉर आईसीपीओ इंटरपोल. तो सीबीआई नेशनल एजेंसी है. ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कौन कौन से हैं इसके इंटरपोल के? ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ऑपरेशन ब्लैक फिन, ऑपरेशन पेंजिया, ऑपरेशन लायन फिश, ऑपरेशन प्रे. तो सबका नाम ना ऐसे थोड़े एनिमल्स के नाम है, खतरनाक खतरनाक नाम है, थंडरस्टॉर्म, ये सब. फिर आते हैं हम भारत पोल पोर्टल. भारत पोल पोर्टल डेवलप्ड बाय सीबीआई हैज बीन लॉन्च्ड. भारत पोल में क्या है? कनेक्ट करने के लिए लिंक ऑल इंडिविजुअल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू इंटरपोल्स एनसीबी न्यू दिल्ली. रेफरेंसेज में सिंप्लीफाइज सीकिंग एंड प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव असिस्टेंस. फिर ब्रॉडकास्ट में इंश्योर्स इमीडिएट एक्सेस टू असिस्टेंस रिक्वेस्ट फ्रॉम 195 कंट्रीज. ठीक है, भारत पोल सीबीआई का है, बस इतना ध्यान रख लो. फिर नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्ट्स द कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम. तो कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम अडॉप्ट कर लिया है यूएनजीए ने. 193 यूएन मेंबर स्टेट्स अडॉप्टेड द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग. तो ये क्या है? लीगली बाइंडिंग है. देखो अभी तक ना, क्योंकि ये अभी आया ऑब्वियसली रिसेंटली न्यूज में है, तो पीवाईक्यू का पार्ट नहीं है, बट इट इज अ प्रोस्पेक्टिव टॉपिक, ये आ सकता है. तो ये लीगली बाइंडिंग है, ये ध्यान रखना. यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट डिजिटल थ्रेट्स. की प्रोविजंस में है डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, मैंडेट स्टेट्स टू क्रिमिनलाइज अनऑथराइज्ड ब्रीचेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो एनकरेजेस कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेशंस, एविडेंस शेयरिंग एंड प्रोसिक्यूशन while respecting sovereignty and non-intervention. For child protection तो criminalizes the production, distribution and broadcasting of child sexual exploitation material. फिर human rights में ensures implementation aligns with international human rights law. फिर next steps में the convention will come into force 90 days after the ratification by 40 signatories. ठीक है, अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. The Supreme Court ruled that prior sanction is mandatory to prosecute public servants in money laundering cases. तो बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रायर सैंक्शन चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में. ठीक है, द रूलिंग स्टैब्लिशेज अ की प्रोसीजरल सेफगार्ड अंडर द स्ट्रिंजेंट, मतलब बेसिकली एक सेफगार्ड दे रहा है पब्लिक सर्वेंट्स को अंडर द पीएमएलए एंड एड्स अ लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू पीएमएलए प्रोसिक्यूशंस. फिर अबाउट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. तो इनैक्टमेंट में क्या है? पीएमएलए वाज इनैक्टेड टू एड्रेस एंड कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया. डेफिनेशन क्या है? अंडर सेक्शन 3 दी हुई है. एनीवन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू एंगेज और knowingly assists in any process or activity related to proceeds of crime, projecting it as legitimate or untainted property shall be guilty of money laundering. Powers of Enforcement Directorate क्या है? The ED is authorized to investigate money laundering cases and attach properties involved in such crime. तो ED को ऑथोराइज किया गया है इन ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. ठीक है, आया होगा समझ आई बिलीव प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स. इंडिया टू चेयर द यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स. इंडिया चेयर कर रही है यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स को. It has been chosen as the 68th session of UNCND for the first time, marking a significant milestone in global drug control efforts. Origin क्या है इसका? UNCND का 1946 में बना था by UN Economic and Social Council to supervise international drug control treaties. Members हैं 53 member states है, elected by ECOSOC. Functions: serve as the governing body of United Nations Office on Drug and Crime, reviews and analyzes the global drug situation focusing on supply and demand reduction. फिर यूएनसीएनडी के बारे में पढ़ेंगे. स्टैब्लिश्ड इन 1940, यही बेसिकली यही लिखा हुआ है जो बॉक्स में लिखा था. फंक्शंस बस देख लेते हैं. सर्व्स एज द गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड
crime and reviews and analyzes the global drug situation focusing on supply and demand reduction. फिर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो नेक्स्ट टॉपिक है. सुप्रीम कोर्ट इन अंकुश बिपान कपूर वर्सेस एनआईए. तो कौन सा केस? अंकुश विपान कपूर वर्सेस एनआईए ruled that NIA can investigate non-scheduled offences linked to scheduled offences under the NIA Act. अब NIA का देख लेते हैं. तो NIA का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. फॉर्मेशन है, NIA was established in 2009 by the National Investigation Agency Act following the 2008 मुंबई अटैक. तो मुंबई अटैक के बाद बना था टू काउंटर टेररिज्म एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. ठीक है. फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? NIA का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेज रिलेटेड टू टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम and other offences that threaten national security. फिर इस jurisdiction की बात करते हैं. तो jurisdiction over the entire country है and is empowered to investigate cases beyond state boundaries. तो state boundary के बाहर भी, मतलब outside भी कर सकता है special condition पे. NIA एक central agency है and its investigations are authorized by the Union Ministry of Home Affairs. It has the authority to arrest, investigate and prosecute accused individuals. ठीक है. तो ये हुआ basically NIA के बारे में. The NIA investigates offences under various laws including कौन से लॉ के अंडर? UAPA, जिसमें provides a legal framework for addressing unlawful activities and terrorism. फिर Explosive Substances Act that regulates the use and handling of explosive materials. फिर Atomic Energy Act that addresses threats related to nuclear terrorism. फिर Narcotic Drugs Act controls and prevents drug related offences linked to terrorism. फिर IPC that covers a broad range of terrorist activities under Indian law. ठीक है. तो ये हुआ NIA के बारे में बेसिकली. फिर इंडियन केमिकल काउंसिल विंस 2024 OPCW हेग अवार्ड. तो कौन? इंडियन केमिकल काउंसिल. तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स conferred the 2024 Hague Award on the Indian Chemical Council for its contribution to chemical safety and compliance with Chemical Weapons Convention. तो Chemical Weapons Convention की बात कर रहे हैं. तो Hague Award क्या है? Established in 2014 to honor contributions to CWC goals. फर्स्ट टाइम अवॉर्डेड टू अ केमिकल इंडस्ट्री बॉडी. केमिकल इंडस्ट्री बॉडी को पहली बार मिला है, मतलब इंडियन केमिकल काउंसिल को. फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजिटल अरेस्ट. ये काफ़ी न्यूज़ में है. डिजिटल अरेस्ट आर द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ साइबर फ्रॉड दैट हैव अफेक्टेड मेनी इन 2024. अ डिजिटल अरेस्ट स्कैम इज एन ऑनलाइन स्कैम दैट डिफ्रॉड्स विक्टिम्स ऑफ देयर मनी. द स्कैमर्स इंटिमिडेट द विक्टिम्स एंड फॉल्सली एक्यूज देम ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़. तो इसमें बेसिकली ना क्या फ़ोन करके बोलते हैं हम ये बोल रहे हैं, फिर आपसे पैसे लेने का ट्राई करते हैं. दे लेटर डिमांड मनी एंड पुट देम अंडर प्रेशर फॉर मेकिंग द पेमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज रशियाज प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड अ रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. Russia has updated its 2020 nuclear doctrine, reaffirming the role of nuclear weapons in deterring enemies and expanding scenarios for their potential use. तो कि न्यूक्लियर वेपन्स का कैसे एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं. अब की चेंजेस क्या है रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में? एक्सपैंडेड डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर अटैक, लोवर्ड न्यूक्लियर रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड और न्यू ट्रिगर्स फॉर न्यूक्लियर रिस्पॉन्स. तो फर्स्ट एक्सपैंडेड डेफिनेशन में क्या रखा है? एनी एग्रेशन बाय अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट सपोर्टेड बाय अ न्यूक्लियर स्टेट. मतलब कोई एक स्टेट है, वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, बट उसको जो स्टेट सपोर्ट कर रहा है वो न्यूक्लियर स्टेट है, इज ट्रीटेड एज अ जॉइंट अटैक जस्टिफाइंग न्यूक्लियर रिटेलिएशन. टारगेट कंट्रीज अलाउइंग देयर टेरिटरीज टू बी यूज्ड अगेंस्ट रशिया. मतलब कैसी कंट्री को टारगेट कर रहा है? जो अलाउ करती है अपनी टेरिटरी को टू यूज देम अगेंस्ट रशिया. फिर लोवर्ड न्यूक्लियर रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड, एक्सपैंडेड फ्रॉम डिफेंडिंग स्टेट एग्जिस्टेंस टू प्रोटेक्टिंग सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. बेलारूस फॉर्मली प्लेस्ड अंडर रशियाज न्यूक्लियर अम्ब्रेला. तो बेलारूस को फॉर्मली प्लेस कर दिया गया इसमें. फिर न्यू ट्रिगर्स फॉर न्यूक्लियर रिस्पॉन्स में क्या? एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री कोएलिशंस, large scale exercises near Russian borders and positioning of enemy military infrastructure closer to Russia. तो यदि ये कंडीशन होंगी तो उस केसेस में न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के लिए ये ट्रिगर होगा. ठीक है. फिर हम आते हैं लिस्ट ऑफ वायलेंट ग्रुप्स में. तो वायलेंट ग्रुप्स में देखो कौन कौन से अभी न्यूज़ में जो लिस्ट है और कौन कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है. तो M23 जिनको मार्च 23 मूवमेंट रेबल्स बोलते हैं, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के हैं, हिजबुल्लाह लेबनान के हैं, अबू सयाफ फिलीपींस के हैं, अल शबाब सोमालिया से एसोसिएटेड है, हाउती यमन से, बोको हराम नाइजीरिया से, ISIS इराक और सीरिया से, जेमा इस्लामिया इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया से, अल कायदा ग्लोबल हैं पर्टिकुलरली इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यमन, अंसार अल शरिया लीबिया ट्यूनीशिया में है, PKK कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी टर्की और इराक में है, हमास पैलेस्टीनियन टेरिटरीज गाजा स्ट्रिप में है, फिर अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी म्यांमार में है,
काचिर इंडिपेंडेंस आर्मी म्यांमार में है, अंसार दीने माली में है, और FARC रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया कोलंबिया में है। ठीक है, तो ये हुए वायलेंट ग्रुप्स के लिस्ट। फिर आते हैं हम बायलेटरल एक्सरसाइजेज इन न्यूज़। तो कौन कौन सी बायलेटरल एक्सरसाइजेज है वो देख लेते हैं न्यूज़ में। ठीक है, तो बायलेटरल एक्सरसाइजेज में सबसे पहले है गरुड़ शक्ति। ये ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं मैच द कॉलम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गरुड़ शक्ति इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट, इसके बीच में आर्मी की एक्सरसाइज है और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की है। ठीक है, गरुड़ शक्ति। फिर विनबेक्स आते हैं, तो वियतनाम इंडिया की है, नाम समझ आ जाएगा, वी से वियतनाम और इंडिया, अंबाला में हुई है। फिर ऑस्ट्रा हिंड मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की है, पुणे में जो हुई है। फिर स्लिनेक श्रीलंका और इंडिया की है, ये समझ आ रहा है नाम से कुछ कुछ। फिर हरिमाऊ शक्ति ये इंडिया और मलेशिया की है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस की है, मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर अग्नि वॉरियर की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी और सिंगापुर की है, किसकी, इंडिया और सिंगापुर की। अग्नि वॉरियर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, याद रखना। सिनबेक्स में है जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया, तो सी से कंबोडिया। फिर एक्सरसाइज सूर्य किरण नेपाल के साथ है, जॉइंट मिलिट्री लेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जो अल्टरनेटिवली होती है। फिर नेक्स्ट है डेजर्ट नाइट, इंडिया फ्रांस और UAE के बीच में है। कंक्लूडेड द डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी में कन्वर्ट हुई है कंडक्ट। फिर ला परूसे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज 9 इंडो पैसिफिक कंट्रीज की है। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय फ्रांस इन स्ट्रैटेजिक ट्रेड्स बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, UK, सिंगापुर। फिर सैरेक्स है, ये ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड द 11th एडिशन ऑफ नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन कोची अंडर द नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड। फिर संयुक्त विमोचन 2024, तो इंडियन आर्मी कंडक्टेड मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 इन गुजरात विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 9 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। फिर इंटरनल डिफेंस एक्सरसाइजेज देखते हैं, तो सी विजिल एक पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी कंडक्ट करती कोस्टल सिक्योरिटी के लिए। फिर ऑपरेशन सागर मंथन है जो NCB की है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, इन कोऑर्डिनेशन विद इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड, जिन्होंने 700 kg ऑफ मिथेमेथाइन एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सागर मंथन वो किया है, एक्सट्रैक्ट किया है। फिर ऑपरेशन संकल्प लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट द मैरीटाइम कम्युनिटी फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स इन द गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया। फिर एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास की बात करते हैं, तो इंडिया का फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज है कंडक्टेड बाय डिफेंस स्पेस एजेंसी एम्ड एट सिक्योरिंग नेशनल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन स्पेस। ठीक है, तो ये समझ आया, आई होप ये समझ आया होगा। बस एक बार हमने वायलेंट ग्रुप्स का एक बार फिर से रिवाइज कर देख लेते हैं, जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी उनसे एसोसिएटेड। तो इसमें ना सबसे पहले आना, देखो मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड बस रुको। देखो ये एक है 2017 का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो ये क्या है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आशियान इनिशिएटिव टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड फाइनेंस्ड बाय क्रेडिट फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरा है वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप to enable mobilization of private sector. World Bank collaboration that facilitates preparation and structuring of complex infrastructure projects to enable mobilization of private sector and institutional investor capital. फिर collaboration among major banks of the world working with OECD and infrastructure projects that have the potential to mobilize private investment. फिर UNCTAD का initiative that seeks to finance and facilitate infrastructure development in the world. तो इसका सही आंसर है, उस टाइम न्यूज़ में था, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन है ये। ठीक है, फिर एक है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के ऊपर क्वेश्चन, तो ये क्या है, इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का बोल रहा है, करेक्ट आंसर बताना है। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड बजट्स, एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय WRI वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा सही है, तो ये ना WRI और WBCSD का कोई रिलेशन नहीं है इस प्रोजेक्ट से, इसलिए इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, दैट इज स्टेटमेंट नंबर A। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो एक इसमें डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया इनेक्टेड Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligations to, तो GI टैग किससे रिलेटेड है,
ILO से, IMF से, UNCTAD से और WTO से, तो ये तो हमको पता है WTO से एसोसिएटेड है। फिर नेक्स्ट था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन 138 और 182 किससे रिलेटेड है? तो उस टाइम ये न्यूज़ में था क्योंकि हमने इन दोनों को रेटिफाई किया था। तो इसमें ऑप्शन था चाइल्ड लेबर, अडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस एंड फूड सिक्योरिटी, जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस। तो ये न्यूज़ में था उस टाइम, दैट इज चाइल्ड लेबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो भी हमको डिस्कस करना है। द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अफेयर्स? तो चाइना के लिए, इसराइल के लिए, इराक के लिए, यमन के लिए। तो ये इसराइल के लिए रहता है न्यूज़ में, इसराइल पैलेस्टीन के लिए, टू स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर एक है वेरी रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन, एक्यूट मालन्यूट्रिशन और डाइड ड्यू टू स्टारवेशन कॉज्ड बाय वार और एथिक कॉन्फ्लिक्ट्स। 2018 में पूछा था। तो येमेन और साउथ सूडान है, ये भी उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। फिर है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो ये ना मतलब बहुत ज़्यादा डाउट होता है, ये अपन को पता नहीं रहता, तो ये तुक्का वाला ही ऑप्शन है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट इसका आंसर है, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन था जो हमको डिस्कस करना था, एक सेकेंड देना मेरे को, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन